वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा जो यूनिट सेकंड है वो चल रही थी हमारी रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम बात कर रहे थे। रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम बात कर रहे थे, रेडियो सक्रियता के बारे में। तो रेडियो सक्रियता मतलब कोई भी अस्थायी तत्व है तो वो लगातार किसका क्षय करता है, अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय करता है। तो अल्फा बीटा क्षय वो किस रूप से हो रहा है, किस तरह से हो रहा है और किस तरह से करने पर वो अपने स्थायित्व को प्राप्त कर रहा है, ये चीज हमने देख ली थी किसमें, सैगर चार्ट में, कि कोई भी अस्थायी परमाणु है अथवा नाभिक है वो अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय करके स्थायित्व को किस तरह से प्राप्त कर रहा है वो हमने देखा था सैगर चार्ट के आधार पर। तो देखें इसमें मेन दो हैं क्षय, अल्फा क्षय और बीटा क्षय। गामा क्षय तो अल्फा और बीटा क्षय के दौरान ही होता है, कैसे वो हम देखेंगे। तो अल्फा क्षय हमने नॉर्मली पढ़ा था, इससे पहले जो हेडिंग थी हमारी कौन सी थी, अल्फा क्षय। तो अल्फा क्षय होता क्या है कि कोई भी अस्थायी परमाणु है XZA, अगर वो किसका क्षय कर रहा है, हीलियम का नाभिक यानी कि अल्फा कण का अगर क्षय कर रहा है तो उसका जो परमाणु क्रमांक है वो 2 मात्रक कम हो जाएगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन निकले हैं और 4 इसमें से क्या निकली हुई है, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, कम, 4 कम हो जाएगी। या ये कह सकते हैं 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन निकले हैं तो टोटल जो A है उसमें कितने की कमी हो जाएगी, 4 की। और साथ में यहाँ पर क्या निकलती है, एनर्जी। क्या निकलेगी यहाँ पर, ऊर्जा। ये ऊर्जा क्यों निकलती है बता सकते हो, जरा जरा सोच कर बताओ कि ये एनर्जी क्यों निकलेगी यहाँ पर। देखे कि ये अस्थायी था, ये कैसा है, अस्थायी, और यदि ये इसमें चेंज हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं इसकी तुलना में तो कैसा होगा, स्थायी होगा। कुछ कह नहीं सकते कि ये यहाँ पर जाकर, सॉरी ये वाला, कि ये अस्थायी इस वाले स्थायित्व में चेंज हो रहा है, तो कह नहीं सकते कि ये स्थायी यहीं पर जाकर रुक जाए, वो आगे भी अल्फा कण का क्षय कर रहा हो, बाई और किसी में चेंज हो रहा हो, जेड में चेंज हो रहा हो, इस तरह से वो चेंज होता रहेगा जब तक कि वो स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर लेगा। लेकिन इसकी तुलना में ये वाला जो एटम होगा या न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, स्थायी होगा। इसलिए इसने किसका क्षय किया, अल्फा कण का। तो यहाँ पर जो एनर्जी क्यू के रूप में निकली है वो क्यों निकली है, जरा सोच सकते हो क्या। देखो कि अब यहां से यहां पर ये चेंज हुआ है तो यहां पर द्रव्यमान क्षति हुई होगी, कहीं ना कहीं क्या हुई होगी, द्रव्यमान क्षति। और अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन E इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी द्रव्यमान में क्षति हुई है, क्योंकि इसका द्रव्यमान अधिक होगा, इन दोनों का मिलाकर टोटल द्रव्यमान इसकी तुलना में क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि एक तरह से ये अपनी बंधन ऊर्जा को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो द्रव्यमान में इसकी तुलना में क्या हुई, कमी हुई। तो इसके पास मतलब इसमें से न्यूक्लियस को निकालने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी यहाँ पर, और जो अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी उसी को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, बाइंडिंग एनर्जी। इसी को क्या बोल देते हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि बंधन ऊर्जा। तो वो बंधन ऊर्जा कितने के बराबर होती है, E इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। तो उस वैल्यू को हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, जो भी एनर्जी यहाँ पर ऊर्जा के रूप में निकल रही है, मतलब द्रव्यमान है, वो किस में चेंज हुआ है यहाँ पर, एनर्जी में। तो वो एनर्जी जो निकल रही है उसको हम बोलते हैं क्यू एनर्जी या क्यू वैल्यू। क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्यू एनर्जी या क्यू वैल्यू। तो अल्फा कण है वो क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है। उसकी विशेषताओं के बारे में लिखना है हमें कि यहाँ से जो अल्फा कण क्षय हो रहे हैं, तो अल्फा कण जो क्षय हो रहे हैं तो यहाँ पर अलग अलग ऊर्जा के हो रहे होंगे। तो अलग अलग ऊर्जा के यानी कि एनर्जी के और अल्फा कणों की संख्या के मध्य अगर हम ग्राफ खींचें तो इसको बोलते हैं अल्फा स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे इसको, अल्फा स्पेक्ट्रम। और यहाँ पर जो अल्फा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो विविक्त प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होता है, विविक्त। विविक्त मतलब डिसकंटिन्यूअस, डिस्क्रीट बोल सकते हो। कैसा, डिस्क्रीट, विविक्त। सतत और विविक्त दो वर्ड होते हैं कि कोई भी चीज सतत है, लगातार है, कहीं से टूटी हुई नहीं है, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। सतत और वो टूटी हुई है, विविक्त, उसको बोलेंगे विविक्त। तो विविक्त स्पेक्ट्रम मिलने के पीछे का कारण क्या है, देखो जैसे कि आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ते थे वहां पर 11वीं क्लास में, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। तो वहां पर हम कहते थे बोर सिद्धांत में कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम वो सतत ना प्राप्त होकर विविक्त प्राप्त होता है, मतलब वहां पर विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं इस तरह से। और वहां पर लाइमर, बामर, पास्टन इस तरह से श्रेणियों को पढ़ते थे। तो वहां पर इस तरह से लाइनों के रूप में स्पेक्ट्रम प्राप्त होता था, मतलब वहां पर
जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा होता था, विविक्ति होता था। तो हम ये कह सकते हैं कि विविक्त जो स्पेक्ट्रम है वो इस चीज को शो कर रहा है कि जो ऊर्जा स्तर है वो कंटिन्यूअस ना होकर वहां पर डिसकंटिन्यूअस है, मतलब वो ऊर्जा स्तरों के रूप में क्या है, टूटे हुए हैं, बटे हुए हैं। तो यहां पर भी जो है अल्फा स्पेक्ट्रम है वो विविक्त है, मतलब इससे हम ये कह सकते हैं कि नाभिक के अंदर भी जो कक्षाएं हैं, ये पूरा न्यूक्लियस मान लिया हमने, ये पूरा क्या है, न्यूक्लियस, इसको बड़ा करके दिखा दिया। तो इसके अंतर्गत जो कक्षाएं हैं वो कैसी हैं, विविक्त रूप में है, ऊर्जा स्तरों के रूप में है यहाँ पर, ये क्योंकि तभी जाकर स्पेक्ट्रम कैसा प्राप्त होगा, जैसे हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा था विविक्त, उसी तरह से यहाँ पर भी विविक्त कब प्राप्त होगा, जब ऊर्जा स्तर कैसे हों, वहां पर टूटे हुए हों या ऊर्जा के रूप में बटे हुए हों, अलग अलग एनर्जी के ऊर्जा स्तरों के रूप में बटे हुए हो, तभी हमें विविक्त यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। और जब भी अल्फा कण यहाँ से उत्सर्जित होगा तो यहाँ पर न्यूक्लियस है अपनी लो लेवल से, लो एनर्जी लेवल से किसमें चला जाता है, न्यूक्लियस हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है, किसमें, लो से हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। जैसे कि यहां से वो इसमें चला गया हाई एनर्जी लेवल में, अब वो पुनः जब यहां से पुनः वापस आएगा न्यूक्लियस कोई भी जो अल्फा कण का उत्सर्जन कर रहा है, तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में जब वापस आएगा तो वहां से किसका उत्सर्जन करेगा, वो गामा फोटोन का, मतलब एक्साइटेड स्टेट से जब डी एक्साइटेड स्टेट में वापस आएगा कौन, जब न्यूक्लियस, तो वहां से किसका उत्सर्जन करता है, वो गामा फोटोन का। तो ये ध्यान रखना कि जो गामा 6 है, हम लिख रहे थे कि अल्फा बीटा गामा, तो गामा 6 अलग से नहीं होता, अल्फा और बीटा 6 होता है, उसी के दौरान ही किसका 6 होता है, गामा 6 होता है। जब अल्फा 6 होगा तब गामा 6 भी होगा, तब बीटा 6 होगा जब भी गामा 6 भी होगा, ये ध्यान रखना। तो अल्फा कणों की विशेषताएं हेडिंग डालकर इसमें लिखे हैं, अल्फा कणों की विशेषताएं, हेडिंग डालो और उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, देखो अल्फा कण का स्पेक्ट्रम विविक्त प्राप्त होता है, अल्फा कण का स्पेक्ट्रम विविक्त प्राप्त होता है, स्मॉल पॉइंट करके लिखना था इसमें। सेकंड पॉइंट लिखो, अल्फा कणों का विविक्त ऊर्जा स्पेक्ट्रम, अल्फा कणों का विविक्त ऊर्जा स्पेक्ट्रम यह प्रदर्शित करता है कि नाभिक में भी अल्फा कणों का विविक्त ऊर्जा स्पेक्ट्रम, अल्फा कणों का विविक्त ऊर्जा स्पेक्ट्रम यह प्रदर्शित करता है कि नाभिक में भी परमाणु के समान, कि नाभिक में भी परमाणु के समान विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं, नाभिक में भी परमाणु के समान विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं। थर्ड पॉइंट लिखें सी पॉइंट करके, सी पॉइंट, लिखें जब भी नाभिक से अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है, जब भी नाभिक से अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है, तब उत्सर्जन के पश्चात, तब उत्सर्जन के पश्चात तत्व का नाभिक, तत्व का नाभिक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, तत्व का नाभिक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, जिससे जिससे जब वह अपनी मूल अवस्था में संक्रमण करता है, जिससे जब वह अपनी मूल अवस्था में संक्रमण करता है, तो अपनी मूल अवस्था में संक्रमण करता है तो गामा फोटोन का उत्सर्जन करता है, तो गामा फोटोन का उत्सर्जन करता है।
अल्फा कणों का उत्सर्जन करता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, अल्फा कणों की परास, ब्रैकेट में लिख देना रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, हेडिंग डाला है इसको। और हेडिंग डालकर इधर देखो, पूरा फोकस इधर करो। इधर देखो कि एक जो अस्थायी तत्व होगा, कोई भी अस्थायी तत्व है x, वो किस में चेंज हो रहा था, y में, और साथ के साथ यहाँ पर किसको छोड़ रहा था, वो किसको एमिट कर रहा था अपने में से, अल्फा कण को। तो वो अल्फा कण अपने साथ कुछ ना कुछ एनर्जी लेकर आ रहा है। तो उस अल्फा कण को एक हमने ऐसी लाइन में से गुजारा, एक गैस की पाइपलाइन में से गुजारा, जिसमें क्या भरी हुई है, कोई गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। अब अल्फा कण है, यहां से एंटर कर रहा है, इस तरह से अल्फा कण ने यहां से क्या किया, इसमें एंटर किया। अब अल्फा कण अपनी एनर्जी को किसके साथ ट्रांसफर करेगा, गैस के जो पार्टिकल्स होंगे उनके साथ, क्योंकि उनके साथ लगातार जैसे आगे बढ़ेगा तो उनके साथ क्या करेगा, टक्कर करेगा। तो टक्कर करके अपनी एनर्जी को किसके लिए ट्रांसफर करेगा, गैस के जो भी हैं परमाणु हैं उनके लिए करेगा। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, आयनन विभव, केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप बहुत ज्यादा इसको, आयनन विभव कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव का मान कम होता है, इधर चलने पर, लेफ्ट टू राइट चलने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। कुछ इस तरह से आप पढ़ते हो वहां पर केमिस्ट्री में आयनन विभव। तो होता क्या है आयनन विभव, कि कोई भी गैस का पार्टिकल है या परमाणु है, उस परमाणु के बाह्यतम कोश में से कोई इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, वो आवश्यक ऊर्जा ही क्या कहलाती है, आयनन विभव कहलाती है। या इसको एक और नाम बोलते हैं आयनीकरण ऊर्जा, आयनीकरण ऊर्जा, यानी आयनित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी उसको बोलते हैं हम आयनीकरण ऊर्जा। ठीक है, तो ये अल्फा कण अपनी एनर्जी को कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है यहाँ पर, और इसके अंतर्गत एंटर किया। तो गैस जो भरी हुई है, उस गैस के पार्टिकल्स की क्या होगी, एक आयनीकरण ऊर्जा होगी। तो वो लगातार गैस को क्या करता हुआ जा रहा है, गैस के पार्टिकल्स को यहाँ पर आयनित करता हुआ जा रहा है, मतलब अपनी एनर्जी को लगातार किसके लिए देता हुआ जा रहा है, गैस के पार्टिकल्स के लिए। इसके लिए दे दी, फिर इसके लिए दे दी, फिर इसको दे दी, फिर यहां पर दे दी किसी को। तो लगातार उसकी एनर्जी में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो एक स्थिति ये ऐसी आएगी कि अल्फा कण की जो ऊर्जा है, आयनीकरण ऊर्जा, जो गैस की आयनीकरण ऊर्जा है, गैस की आयनीकरण जो ऊर्जा है उससे कम हो जाएगी। मतलब उसके बाद वो गैस को क्या नहीं कर पाएगा, आयनित नहीं कर पाएगा। मतलब लगभग उसकी एनर्जी को हम मान सकते हैं कितनी हो जाएगी, 0। मतलब अल्फा कण इसमें लगातार चल रहा है, अपनी एनर्जी को किसके लिए देता जा रहा है, गैस के पार्टिकल्स के लिए देता जा रहा है। तो उसकी ऊर्जा में लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब उसकी एनर्जी लगभग क्या हो जाएगी, 0, या ये कह सकते हैं कि गैस की आयनीकरण ऊर्जा से क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो वह है जहां पर उसकी एनर्जी गैस की आयनीकरण ऊर्जा से कम हुई है। तो वहां तक जो डिस्टेंस चल रहा है, यहां से स्टार्टिंग की है और यहां तक जो चल रहा है गैस में, ये वाली स्थिति ही उसकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी, परास कहलाएगी। कि मतलब अल्फा कण गैस की आयनीकरण ऊर्जा से कम ऊर्जा होने पर उस गैस के अंदर जितनी डिस्टेंस तय करेगा, जितनी दूरी तय करेगा, वही क्या कहलाएगी, अल्फा कण की रेंज कहलाएगी, परास कहलाएगी। तो लिखें इसमें अल्फा कणों पर धनावेश होता है, अल्फा कणों पर धनावेश होता है, अल्फा कणों पर धनावेश होता है तथा इन कणों की गैस को आयनीकृत करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, गैस को आयनीकृत करने की क्षमता बहुत अधिक होती है जब अल्फा कण किसी गैस में से होकर गुजरता है, जब अल्फा कण किसी गैस में से होकर गुजरता है तब गैस के परमाणुओं को आयनीकृत कर देता है, तब गैस के परमाणुओं को आयनीकृत कर देता है
जिससे अल्फा कण की ऊर्जा में कमी आती है, जिससे अल्फा कण की ऊर्जा में कमी आती है। आगे लिखना, गैस के परमाणुओं को आयनीकृत करने की प्रक्रिया, गैस के परमाणुओं को आयनीकृत करने की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक, गैस के परमाणुओं को आयनीकृत करने की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक अल्फा कण की ऊर्जा, जब तक अल्फा कण की ऊर्जा गैस की आयनीकरण ऊर्जा से, गैस की आयनीकरण ऊर्जा ब्रैकेट में लिख देना आयनन विभव, गैस की आयनीकरण ऊर्जा ब्रैकेट में लिख देना आयनन विभव से कम नहीं हो जाती, गैस की आयनीकरण ऊर्जा से कम नहीं हो जाती। नेक्स्ट लाइन से लिखना, अल्फा कण की ऊर्जा, अल्फा कण की ऊर्जा गैस के परमाणुओं की आयनीकरण ऊर्जा से, अल्फा कण की ऊर्जा गैस के परमाणुओं के आयनीकरण ऊर्जा से कम होने, गैस की आयनीकरण ऊर्जा से कम होने, ब्रैकेट में लिख देना लगभग जीरो होने। जो आयनीकरण ऊर्जा है उससे कम होने से मतलब लगभग उसकी कितनी हो गई, निल हो गई, बिल्कुल जीरो हो गई, लगभग शून्य होने, आयनीकरण ऊर्जा से कम होने, ब्रैकेट में लगभग शून्य होने से पूर्व, ब्रैकेट बंद करके लिखना, से पूर्व अल्फा कण, से पूर्व अल्फा कण जितनी दूरी तय करता है, जितनी दूरी तय करता है जितनी दूरी तय करता है उसे अल्फा कण की परास कहते हैं, उसे अल्फा कण की परास कहते हैं। तो अल्फा कण है अपनी परास के बराबर दूरी यहां तक तय करके क्या करेगा, अल्फा कण कैसा है, पॉजिटिव है, 2He4 का नाभिक है, उस पर +2 आवेश है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन काफी मात्रा में हो गए होंगे क्योंकि वो लगातार गैस के पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, आयनित कर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स काफी मात्रा में होंगे, तो वो रेंज तक की बराबर दूरी तय करके यहाँ पर पहुंचकर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कौन सी अवस्था में आ जाएगा, उदासीन अवस्था में बन जाता है, मतलब नॉर्मली क्या बन जाएगा, वो हीलियम बन जाएगा। तो आगे लिखना है इसमें, अल्फा कण अपनी परास के बराबर दूरी तय करके, अल्फा कण अपनी परास के बराबर, अल्फा कण अपनी परास के बराबर दूरी तय करके दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, अपने परास के बराबर दूरी तय करके 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उदासीन अवस्था में आ जाता है, उदासीन अवस्था में आ जाता है। अल्फा कण की परास, अल्फा कण की परास निम्न कारकों पर निर्भर करती है, अल्फा कण की परास निम्न कारकों पर निर्भर करती है। तो इधर देखें कौन कौन से कारक हो सकते हैं, तो ये बताओ, इधर देखो अल्फा कण की परास निम्न कारकों पर निर्भर करती है। उसके बाद इधर देखो कि यहां से यहां तक चल रहा है, तो ये परास है, इसकी रेंज है, ये कब चेंज हो सकती है, कम या ज्यादा कब होगी। यहाँ पर अल्फा कण मान के चलो ज्यादा एनर्जी लेकर आ रहा है, ज्यादा गतिज ऊर्जा लेकर आ रहा है, तो यहाँ तक डिस्टेंस तय करेगा क्योंकि अधिक ऊर्जा है तो ज्यादा आयनित करेगा, और यहाँ पर जाकर उसकी डिस्टेंस है, यहाँ पर जाकर उसके आयनीकरण ऊर्जा से ऊर्जा कम हो पाएगी।
और कम गतिज ऊर्जा लेकर आ रहा है तो यहाँ पर। तो फर्स्ट हम पॉइंट लिख सकते हैं कि अल्फा कण है, अल्फा कण की किस पर निर्भर कर रहा है, वो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा पर। किस पर? अल्फा कण की गतिज ऊर्जा पर। सेकंड क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर गैस जो भरी हुई है, गैस की आयनन विभव पर। मान के चलो इसमें कोई ऐसी गैस भरी हुई है जिसका आयनन विभव ज्यादा है, तो यहाँ पर उसको आयनित करने के लिए ज्यादा एनर्जी उसने खपत करी होगी अल्फा कण ने, फिर दूसरे को करने के लिए ज्यादा। मान के चलो पहले कोई गैस भरी हुई है जिसके लिए आयनन विभव का मान 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और दूसरी बढ़ दी हमने एक ऐसी गैस कि 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और समान एनर्जी लेकर आ रहा है अल्फा कण। तो किसमें ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली में, क्योंकि यहाँ 5 की फिर यहाँ पर 5 की, तो वो ज्यादा डिस्टेंस पर जाकर आयनन विभव से कम ऊर्जा अपनी कर पाएगा। जबकि 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मतलब क्या है कि यहीं पर उसने ज्यादा एनर्जी क्या कर दी, अपनी वेस्ट कर दी। किसको ट्रांसफर कर दी? गैस पार्टिकल्स को। तो किस पर डिपेंड कर रही है वो? गैस के आयनन विभव पर, गैस के आयनन विभव या आयनीकरण ऊर्जा पर। और थर्ड पॉइंट इसी पर लिख सकते हैं कि मतलब हम गैस को बदल रहे हैं, आयनन विभव बदल रहा है, तो मतलब गैस की क्या बदल रही है? प्रकृति बदल रही है। तो गैस की प्रकृति अथवा भौतिक अवस्था पर, क्योंकि अगर कोई गैस की नेचर को हम बदल रहे हैं, हीलियम के स्थान पर कौन सी ले ली? क्रिप्टॉन ले ली, तो अलग अलग आयनन विभव होता है सभी का। तो गैस की प्रकृति अथवा भौतिक अवस्था पर क्या करेगी? वो डिपेंड करेगी। लिख लो तीनों को। फर्स्ट है अल्फा कण की गतिज ऊर्जा पर, सेकंड गैस के आयनन विभव पर, और थर्ड है गैस की प्रकृति अथवा भौतिक अवस्था पर। जो डिपेंड करेगी वो परास डिपेंड करेगी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, गाइगर नटल का नियम। गाइगर नटल का नियम। कुछ नहीं है, कोई भी जैसे रेडियो एक्टिव पार्टिकल है तो उसका क्षयांक होगा, उसके लिए log 10 लैम्बडा प्लस इक्वल टू a प्लस बी log 10 r, log 10 r। यानी कि कोई भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल है उसके क्षयांक और जो उसकी परास होगी उसमें से निकलने वाले जो पार्टिकल्स होंगे, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, उनकी परास के मध्य किसको बताता है? ये संबंध को बताता है गाइगर नटल का नियम। तो इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।